गुड आफ्टरनून ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो जीओसी के दो पार्ट होते हैं बच्चों, जीओसी 1 और जीओसी 2। जीओसी 1 और जीओसी 2 में होता क्या है, कुछ नहीं होता। देखो अगर देखा जाए जीओसी 1 में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे क्या होगा, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सब इनका एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं बहुत नीट में, जेईई एडवांस में, मेंस में, या कोई भी अगर आप हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, अगर आप केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं उस टॉपिक को, तो इसके क्वेश्चन सीखेंगे हम अच्छे से। और अगर आप अच्छे से सीखोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए बच्चों देखो सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखो कुछ भी नहीं है जितना इसका हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस ये है कि वर्क करना पड़ता है कंसेप्ट पे। अगर कंसेप्ट से वर्क करोगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है और करने में भी बहुत मजा आता है। बहुत प्यारी चीज है, देखो समझते हैं। देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। पहली चीज अगर बात करी जाए जीओसी पार्ट 1 में, पार्ट 1 में जीओसी में हमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में। देखो होता क्या है जीओसी में, जीओसी में अगर देखो केमिस्ट्री की अगर जनरल बात करी जाए तो जनरल केमिस्ट्री में ये होता है कि अपने पास एक चीज होती है सबस्ट्रेट। क्या होती है चीज, सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है अपने पास क्या, रिएजेंट। सबस्ट्रेट के साथ कौन रिएक्ट करता है, रिएजेंट। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन होती है और बनाते हैं क्या, ये प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, ये प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन होगी और अपने पास बनकर आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट। अब बात आती है कि सबस्ट्रेट क्या है और रिएजेंट क्या है। देखो सिंपल सी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिसपे अटैक होता है। सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिसपे क्या होता है, अटैक होता है। किसका अटैक होता है, अटैक करने वाली भी तो स्पीशीज होनी चाहिए। अटैक करने वाली स्पीशीज होती है यहाँ पे रिएजेंट। क्या बताया फिर से समझो, सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिसपे अटैक होता है, किसका, रिएजेंट का। और रिएजेंट कौन स्पीशीज होती है, रिएजेंट वो स्पीशीज होती है जो अटैक करती है किसपे, सबस्ट्रेट पे। तो सबस्ट्रेट क्या हो गया, सबस्ट्रेट है कि जिसपे अटैक हो रहा है और रिएजेंट वो स्पीशीज है जिसपे अटैक हो रहा है। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज आती है क्या, कि ऑर्गेनिक में हमें देखने में लगता है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा होगा या किस तरीके से बन रहा होगा। तो उसके लिए बनाए जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके लिए बनाए जाते हैं टॉपिक्स में रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ नहीं है, जिसको जीओसी पार्ट 1 अच्छे से आता है, जिसको इफेक्ट्स लगाने आते हैं, जिसको पता है कि कौन सा इफेक्ट कहां लग रहा है, उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम चुटकियों का खेल है। तो यही चीज हमें सीखनी है इसमें कि पार्ट 1 में आखिर पढ़ना क्या है। अब आप कहोगे कि सर आप कहे जा रहे हो सबस्ट्रेट रिएजेंट कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कहने की बात यह है, सिंपल लाइन टू लाइन अगर चले तो जीओसी पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, अब जल्दी से वो देखते हैं बस। देखो ऑर्डर के हिसाब से अगर आपको बताऊं, ऑर्डर के हिसाब से चलना है हम लोगों को। सबसे पहले हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर, कोई भी मॉलिक्यूल है चाहे कोई भी हो, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक, हमेशा हर मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, हर मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। अगर स्टेबल होना है तो सबसे पहले देखो डोमिनेंट फैक्टर मॉलिक्यूल में लगता है एरोमेटिसिटी। क्या लगता है, एरोमेटिसिटी। सबसे डोमिनेंट फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी। उसके बाद आता है आपका क्या, रेजोनेंस। उसके बाद आपका लगता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस को कई बार बुक्स में लिखा मिलता है मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद रेजोनेंस के बाद फॉलो होता है कौन सा डोमिनेंट फैक्टर, आपको याद रखना है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो डोमिनेंट होता है या फिर जो लीस्ट डोमिनेंट फैक्टर है वो आता है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आता है वो अपने पास, इंडक्टिव इफेक्ट आता है। मतलब क्या, सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर एरोमेटिसिटी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी वर्क नहीं कर रही होगी तो डायरेक्ट देखना है किस पे, रेजोनेंस पे। ये नहीं कि सर हमें इंडक्टिव पता है, हम इंडक्टिव पहले लगाएंगे। जो चीज नहीं लग रही है उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये नहीं कि तुम्हें पता है तो तुम लगा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर अगर तुम्हें पता भी होगा, तुम्हें कुछ आता भी होगा तो सब गलत हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है।
एरोमेटिसिटी के बाद लगेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर नहीं लग रहा है किसी मॉलिक्यूल में तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी नहीं लग रहा है तब जाके कहीं नजर मारना किस पे, इंडक्टिव पे। किस पे मारनी तब नजर, इंडक्टिव पे। अब देखो पहली चीज आती है यहाँ पे क्या, एरोमेटिसिटी के बारे में सीखनी है। पहली चीज क्या है, हमें एरोमेटिसिटी के बारे में सीखनी है कि आखिर एरोमेटिसिटी किस चिड़िया का नाम है, किस बला का नाम है एरोमेटिसिटी। आइए शुरू करते हैं जल्दी से टॉपिक। एरोमेटिसिटी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, मजा आएगा एकदम करने में। देखो क्या है एरोमेटिसिटी में, देखो एरोमेटिसिटी जो कहानी है, एरोमेटिसिटी बहुत ही गजब कहानी है, समझो। एरोमेटिसिटी कहानी है किसकी, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की। पहली चीज क्या है, साइक्लिक मॉलिक्यूल की कहानी है, साइक्लिक मॉलिक्यूल। ये कंडीशंस भी बता रहा हूं इसके लिए कि मॉलिक्यूल क्या रहना चाहिए, साइक्लिक। कि पहली चीज आपको ये देखनी है एरोमेटिसिटी लगाने से पहले कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है। अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि आपने देख लिया मॉलिक्यूल साइक्लिक है। साइक्लिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो एक साइकिल की फॉर्म में होना चाहिए, 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, इस तरीके से अपने पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बी क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि वहां पे ऑल एटम्स, जो मॉलिक्यूल है या जो रिंग है उसमें ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसमें सारे के सारे एटम्स क्या रहने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड को देखो बच्चों और अच्छे से बोले तो होती है क्या, प्लेनर। सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल क्या रहना चाहिए, प्लेनर रहना चाहिए। प्लेनर के लिए एक वर्ड होता है क्या, कॉन्जुगेटेड। क्या होता है प्लेनर के लिए वर्ड, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है क्या, अल्टरनेट, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, इसी चीज को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखो कॉन्जुगेशन के लिए और एक तरीका बता देता हूं आपको, कॉन्जुगेशन कैसे देखना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं एकदम। आपको देखना है कि आपके पास एक एटम होगा ए, ये डबल बॉन्डेड होगा किसी एटम बी से, और ये जो सिस्टम है ये बॉन्डेड होगा किसी सी एटम से। और सी एटम पे अगर आपको मिलता है पॉजिटिव चार्ज, क्या मिल जाता है अगर आपको, पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपको मिलता है क्या, नेगेटिव चार्ज, या फिर आपको मिलता है एक रेडिकल, या फिर आपको यहां पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ये पूरा सिस्टम, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसको आप लोग नाम देते हैं कि ये सिस्टम क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या, फिर से सुन लो कि जो ए डबल बॉन्ड बी और बी जो है वो बॉन्ड रहना चाहिए सी से सिंगल बॉन्ड, और सी एटम पे अगर क्या मिल जाता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर एक फ्री रेडिकल या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या बोलते हैं, वो सिस्टम एक मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनकर आया है। अब अगर इसके बाद ये पहली चीज देखनी है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है, उसके बाद दूसरी कंडीशन पे आना है कि मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है या जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, क्या वो प्लेनर हैं, क्या वो कॉन्जुगेटेड हैं। और अगर वो कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड कैसे देखना है, कॉन्जुगेटेड हम लोगों ने देखना है कि ए डबल बॉन्ड बी, बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी एटम पे अगर कुछ भी ऐसी चीज मिल जाती है, हाँ, तो ये तरीका बताता है या फिर ये जो वे है ये प्रेजेंस बताती है किसकी, कॉन्जुगेशन की। कोई दिक्कत इसमें। और आगे चलते हैं और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन आती है क्या, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन मेरे पास आती है कि ये सब चीजें देखने के बाद अब यहां पे एरोमेटिसिटी बताने के लिए एक बाबा आता है, उसका नाम है हकल। उसका नाम है कौन, हकल। इसने एक थ्योरी दी थी, इसको बोलते हैं हकल थ्योरी। हकल बाबा क्या कहता है, हकल बाबा कुछ नहीं बता के गया, हकल बाबा एक सिंपल सी बात करके गया कि तुमने साइक्लिक मॉलिक्यूल देख लिया है, तुमने एरोमेटिसिटी कैसे देखनी है वो देखते हैं। अगर तुम्हारा पहले की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक भी आता है और मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम या sp2 एटम है या फिर मॉलिक्यूल प्लेनर आ चुका है, तो तुम्हें चेक करने हैं क्या उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। क्या उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से n की वैल्यू उसमें फ्रैक्शनल
नहीं हो सकती। अगर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुन लो, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल प्लेनर है और उसके बाद मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको बोलते हैं हम क्या कि मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। मॉलिक्यूल क्या है अपना, एक एरोमेटिक है। लेकिन वही हकल बाबा बोलता है कि अगर यहां समझो कि अगर मॉलिक्यूल में साइक्लिक क्राइटेरिया भी फॉलो हो रहा है और मॉलिक्यूल प्लेनर भी आ रखा है, लेकिन मॉलिक्यूल में 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर किस पे आना, फिर जल्दी से आना 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल पे। किस पे आना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल पे। और अगर किसी में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो हो रहा है जिसमें n की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 यही है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो उसको एरोमेटिक मत बोलना, उसको नाम दे देना एंटी एरोमेटिक। उसको नाम क्या दे देना आप, एंटी एरोमेटिक। क्या बताया मैंने, फिर से सुन लो। हकल आके ये कहता है कि एरोमेटिसिटी हर कोई गेन करना चाह रहा है। कैसे देखेंगे एरोमेटिसिटी को, कि पहली चीज देखनी है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है, दूसरी चीज क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर देखना है क्या उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको नाम दे दिया जाएगा कि मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है, डेटा मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इन नेचर। और दूसरी चीज, अगर उसमें 4n+2 रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ते हुए किसको देखना है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो जाता है तो उसको एरोमेटिक की जगह एक नाम दिया जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब देखो सवाल क्या आ जाते हैं, सवाल ये आ जाता है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच की एक स्थिति उत्पन्न होती है। क्या एक स्थिति आती है या एक कंडीशन आती है अपने पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच की, उसको बोला जाता है क्या, उस कंडीशन को बोला जाता है, ध्यान सुनना, नॉन एरोमेटिक। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, नॉन एरोमेटिक। की कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। ओ हो गजब की बात सुनो कि नॉन एरोमेटिक को कैसे बताएंगे। अब हकल ने तो यही बताया था कि 4n+2 रूल होने चाहिए या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल होने चाहिए, तो नॉन एरोमेटिक कैसे बताएंगे। तो नॉन एरोमेटिक के लिए डरना नहीं है, एरोमेटिसिटी उसी मॉलिक्यूल में या फिर एंटी एरोमेटिसिटी भी उसी मॉलिक्यूल में आ सकती है जिसमें मॉलिक्यूल साइक्लिक हो और साइक्लिक के साथ साथ उसमें प्लेनर मॉलिक्यूल बने या फिर उसमें sp2 एटम्स हो। लेकिन अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है और उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नहीं है, मतलब वो प्लेनर नहीं है, तो देखते के साथ ही क्या बोल देंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, नॉन एरोमेटिक। मतलब at least one carbon या one atom is sp3 hybridized और one atom is out of plane। अगर एक भी एटम आउट ऑफ प्लेन हो जाता है तो उसको प्लेनर नहीं बोलेंगे, और अगर प्लेनर नहीं बोल रहे हैं तो ना तो वो एरोमेटिसिटी वाली कंडीशन में आएगा ना ही वो एंटी एरोमेटिसिटी वाली कंडीशन में आएगा, उसको नाम दे दिया जाएगा क्या, नॉन एरोमेटिसिटी। क्या कि मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, नॉन एरोमेटिक हो रहा है। यहां तो कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे वर्क अपॉन करता हूं मैं। यहां पे देखो समझो, पहली चीज एक बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको लोगों को बता देता हूं कि जहां पे भले ही बच्चों को ये पता रहता है कि भाई ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, फलाना है ढिमकाना है, लेकिन उनको एक जीरो कंसेप्ट नहीं पड़ा होता ऑर्गेनिक का। क्या देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई एटम ए है, कोई एटम ए है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, कोई इलेक्ट्रॉन को शो नहीं कर रहे हैं। अगर वहीं पे अगर कोई ए एटम है और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई ए एटम है और उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रखा है, मतलब एनायन बन रखा है उसका, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज बताता है
कि उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत ही देखो माइनर सा कंसेप्ट है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है, नेगेटिव चार्ज तुम बोलते हो कि सर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, नहीं भाई, नेगेटिव चार्ज बताता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ए पे क्या है, सिंगल रेडिकल है, सिंगल रेडिकल का मतलब होता है कि इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड में आते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई बॉन्ड में क्या आते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक पाई बॉन्ड में हमेशा याद रखना, देखो बॉन्ड कब बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है 2 बंदों की पार्टनरशिप के बीच, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड को बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान से समझ लो इस चीज को, एक पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस। अब देखो कैसे करने हैं क्वेश्चंस को, देखो यहाँ पे सबसे पहला एरोमेटिक मॉलिक्यूल, या फिर जब भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी होगी तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या, बेंजीन। बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो देखो यहाँ पे ये बेंजीन है अपने पास, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इस तरीके से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। के स्ट्रक्चर में पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं एरोमेटिसिटी देखने के लिए, या फिर एंटी एरोमेटिसिटी, या फिर नॉन एरोमेटिसिटी देखने के लिए। अब देखो हमें हवा में नहीं बताना है या तुक्का नहीं मारना है, एक एक चीज बता रहा हूं कंसेप्ट के हिसाब से कैसे चलना है पेपर में, कैसे नीट में 2 मिनट में सवाल होगा। पहली चीज, पहली कंडीशन क्या आती है एरोमेटिसिटी के लिए, कि मॉलिक्यूल में देखना है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है। क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब साइकिल बना रहा है यहाँ पे, हाँ मॉलिक्यूल साइक्लिक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। दूसरी चीज, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। प्लेनर मतलब क्या यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स या फिर sp2 एटम्स हैं सारे के सारे। तो देखो अगर ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन में देखो तो ये sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड हो चुका है। इसी तरह यहां पे देखो तो ये भी sp2 है, यहां पे देखो तो ये भी क्या है, sp2, और यहां पे देखो तो ये भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, और ये कार्बन भी क्या है, sp2। मतलब मजा ही आ गया यहाँ तो। यहाँ सारे के सारे क्या है एटम, sp2 है, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या हो चुका है, प्लेनर हो चुका है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और तीसरी कंडीशन, अब आता है हकल। हकल ने क्या बोला कि तुम्हारी साइक्लिक वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और तुम्हारी प्लेनर वाली कंडीशन भी हो जाए, तब तुम पूरा मॉलिक्यूल मेरे पास लेकर आना, और तब मैं उसको देख के बताऊंगा कि मॉलिक्यूल आखिर प्लेनर है, सॉरी एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। मतलब एरोमेटिक की तरफ देखते हैं। पहले क्या बताया उसने कि अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसमें n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर होती है 0 1 2 3 इस तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अगर नहीं होती है तो एंटी एरोमेटिक। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताने, पाई इलेक्ट्रॉन देखो अभी बताया है, यहीं पे देख लो, एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी क्या 4n बराबर क्या हो गया 4 हो गया यहाँ पे, और n की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है, n की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 1 आ गई है। अगर n की वैल्यू 1 आ गई यानी कि 4n+2 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे एरोमेटिक हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर आप 4n+2 पे ही क्यों गए, आपको तो पता है हम कैसे अप्लाई करेंगे कि हमें 4n+2 करना है, हमें 4n पाई करना है। तो मैंने कहा आओ यहां देखते हैं, 4n+2 के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 आ गई। मैंने कहा तुम 4n पाई यूज कर लो, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे। 4n किसके बराबर हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन के, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4, यानी क्या है ये 3/2। और मैंने बोला है अभी n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आ सकती है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली हो रही है। इसका मतलब बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है आपके पास, बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। समझ आई ये बात कि कैसे हमको एरोमेटिसिटी देखनी है और कैसे मॉलिक्यूल को बताना है कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इन नेचर। आइए और एग्जांपल बताता हूं आपको, बढ़िया बढ़िया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं।
देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको जहां आप सोचोगे कि मैं एकदम 100% सही कर रहा हूं और मेरा क्वेश्चन एकदम सही है और आंसर भी आपको मिल जाएगा टिक लगाने के लिए, लेकिन जब आप आंसर की मैच करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा था एकदम क्वेश्चन अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल बताया जाए आपके पास ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइन, 2 डबल बॉन्ड है तो साइक्लोब्यूटाडाइन नाम हो गया इसका। क्या साइक्लो साइक्लिक है, ब्यूटा ब्यूटा यानी कि 4 कार्बन एटम, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटाडाइन। देखो मॉलिक्यूल साइक्लिक है नहीं, सिंपल सी बात बताओ, पहली चीज साइक्लिक है, हाँ पहली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, ये टिक उस चीज का है कि साइक्लिक है मॉलिक्यूल, ये बता रहा है आपको। दूसरी चीज क्या ये मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज या फिर प्लेनर है, हाँ तो ये कार्बन देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन sp2, इसकी भी क्या sp2 और इसकी भी क्या sp2, यानी कि सारे सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी क्या मॉलिक्यूल प्लेनर हो चुका है। और तीसरी कंडीशन क्या, अब मॉलिक्यूल को उठा के ले जाओ हकल के पास और पूछो उससे बता मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो हकल ने अब हमें तरीका बता दिया है, अब बार बार मॉलिक्यूल को उठा के उसके पास ले जाने की इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 कंडीशन अपन लोगों ने देखी, आओ 4n+2 किसके बराबर है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या 4 के बराबर, 4n किसके बराबर आ गया 2 के बराबर और n क्या आ जाएगा हाफ। क्या ये वैल्यू एरोमेटिसिटी को बता रही है, नहीं बता रही है, अभी बताया पॉजिटिव चाहिए, फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे, गलत हो गया। फॉलो करो किसको, 4n बराबर किसको 4 और n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 आई तो बिना देखे लगा दो n की वैल्यू 1, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन चुका है। कोई दिक्कत इसमें बताओ, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमें देखना आ गया है। देखो अब आपको एक एम्स का क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरीके से एम्स वाला पूछता है। ये तो नीट के लेवल के थे कि भाई हाँ कि आपने अगर अच्छी नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन एम्स वाला देखो वो थोड़ा रूट्स पर अटैक करता है आपके कि आपके बेसिक क्लियर है तो कितने क्लियर है। आओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से नीट एम्स का, ये एक मॉलिक्यूल दे रखा था उसने और एक दूसरा मॉलिक्यूल उस भाई ने ऐसा बना रखा था। इस तरीके से ऐसा मॉलिक्यूल बना रखा था और क्वेश्चन में ये था कि ये बताओ, देखो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल बी है, क्या ये जो ए मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है और बी मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। दूसरी चीज, क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या फिर ये एंटी एरोमेटिक है बी, या फिर दोनों ही क्या एंटी एरोमेटिक और ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक। और अगला था नन ऑफ दीज। तो देखो जो महान लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को या फिर दिमाग को बहुत ही ज्यादा तेज लगा लेते हैं, वो क्या करते हैं, देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पहली चीज क्या देखनी है, कंडीशन के हिसाब से सब चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है, हाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाई है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है। मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल प्लेनर है, sp2 एटम्स हैं इसमें सारे के, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 और ये कार्बन भी क्या हो चुका है आपका sp2 हो चुका है। और यहां देखो बच्चों क्या होता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज सिखाई है कि एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे है और लोन पेयर भी बॉन्ड की तरह काउंट होता है। क्या एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना रखा है और एक लोन पेयर यहां बना रखा है। और बच्चे पेपर में यही छोटी सी गलती करते हैं क्या कि एक बॉन्ड तो ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और वो पाई बॉन्ड को भी काउंट करते हैं।
कि 3 बॉन्ड, और लोन पेयर तुमके दिमाग में रहता ही है कि लोन पेयर को काउंट करना है, तो उनके लिए बॉन्ड कितने बन जाते हैं 4। तो पहली गलती पेपर में ये करते हैं कि 4 बॉन्ड को काउंट करते हैं कि मॉलिक्यूल अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइड्रेशन हो जाएगी sp3, और sp3 मतलब कि मॉलिक्यूल क्या हो चुका है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, और वो प्लेन में नहीं है, और वो प्लेन में नहीं है तो देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा, और नॉन एरोमेटिक के हिसाब से आंसर लगाते हैं। लेकिन देखो ये तो पहले सोचने का तरीका हो गया, कंसेप्ट क्या है आपको बता रखा है इनऑर्गेनिक में कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को काउंट नहीं करवाते हैं। क्या, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और एक लोन पेयर यहाँ पे है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है मिला के, और 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की बनेगी, यहाँ देखो भाई नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या बनेगी, sp2 ही बनेगी। क्या बनेगी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है, और जो इनके बीच में नाइट्रोजन फंसा हुआ है उसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है sp2 ही है पड़ी हुई। अब क्या होता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक हो चुका है और सारे के सारे आइटम्स क्या है, प्लेनर भी हैं। अब हकल रूल लगा दो जल्दी से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए यानी क्या 4n+2 बराबर 6, 4n बराबर 4 और n की वैल्यू 1, यानी कि मॉलिक्यूल क्या बन गया, एरोमेटिक बन चुका है। पहली चीज आ गई है यहां से निकलकर कि मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक। अब ये ऑप्शन तो कट गया एंटी एरोमेटिक वाला, नन ऑफ दीस वाला भी गया, बचे क्या 2 ऑप्शन, एरोमेटिक एरोमेटिक। आते हैं बी ऑप्शन पे, उसमें दे रखा है नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पे यहाँ वाला क्वेश्चन, ये जो पहला पार्ट था ये 95% बच्चे सही करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 5% बच्चे सही करते हैं। देखो अंतर देखो यहाँ पे, ये सिर्फ 95% 95% बच्चे सही करते हैं, और इस क्वेश्चन में देखो गलती क्या होती है, कंसेप्ट कहां मिस होता है वो समझो। यहां पे देखो क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, हाँ इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइक्लिक है बिल्कुल। क्या ये मॉलिक्यूल में, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी है, प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, आओ देखते हैं। बिल्कुल यहां पे कार्बन 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये sp2, इसके बगल वाला भी सेम sp2, इसकी हालत भी सेम है sp2, और इसकी हालत भी सेम है, ये भी क्या है sp2 ही है। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, और लोन पेयर को भी काउंट करते हो, और लोन पेयर को काउंट करने के बाद तुम बताते हो कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है sp3। ओहो, और फुल कॉन्फिडेंस कि sp3 है, मतलब ये मॉलिक्यूल या फिर नाइट्रोजन एटम यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन जा चुका है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, एरोमेटिसिटी का तो कंसेप्ट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी नहीं है, और प्लेनरिटी नहीं है तो तुम आंसर लगा के आते हो पहला वाला कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, और यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, तुम्हारा गलत हो जाता है। क्या, एरोमेटिक तो है पहले वाला, लेकिन दूसरे वाला नॉन एरोमेटिक नहीं है। अब देखो गलती क्या होती है, उस चीज को समझना है। देखो यहाँ पे बहुत बारीकी से समझेंगे, देखो चीज को यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे था क्या, यहाँ पे देखो समझो, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कुछ ऐसा कमाल कर सकता है अपने आप में कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हुए भी क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हुए भी बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। देखो क्या होता है कि अभी तक तुम्हें यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, और तुमने क्या बोल दिया, ये नाइट्रोजन को sp3 बोल दिया था। लेकिन कुछ बच्चे क्या बोल देंगे, कुछ बच्चे ये बोल देंगे कि सर ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 है। चलो sp2 है, मान लेते हैं कि ये नाइट्रोजन क्या है, sp2 है। चलो तुम्हारे हिसाब से हम ऐसे भी चल के देखेंगे कि भाई सारे के सारे sp2 हैं, यानी कि सर अब तो मॉलिक्यूल साइक्लिक भी हो गया है, और sp3 तो था नहीं, जिसने sp3 करा वो बेवकूफ है, हम तो sp2 करके आए हैं, और sp2 लगाएंगे तो हमारा आंसर कुछ नॉन एरोमेटिक नहीं आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है क्या कि sp2 है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी क्या 4n बराबर 4 लग जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे
1 आएगी, यहाँ पे एंटी वैल्यू 1 आई, तो ये वैलिड कर रहा है किसको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को वैलिड कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब कुछ बच्चे क्या लगाकर आ गए, क्या एंटी एरोमेटिक। अब भाई जंग छिड़ चुकी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यही चीज देखनी है, देखो समझो कंसेप्ट को क्या है। कई लोग लगाकर आए हैं इसको एरोमेटिक और कई लोग इसको लगाकर आए हैं एंटी एरोमेटिक। सब्जेक्ट कंसेप्ट समझो, सब्जेक्ट को सीखो क्या है। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको तुमने नॉन एरोमेटिक भी बना दिया और इसको तुमने एंटी एरोमेटिक भी बना दिया, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये अपने आप में जादूगर है। ये मॉलिक्यूल को उस हद तक स्टेबल कर सकता है जितना तुम सोच नहीं सकते। देखो ये जो लोन पेयर है, क्या ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है क्या ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है क्या, मतलब रेजोनेंस यानी कि कॉन्जुगेशन, क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में नहीं है। अभी बताया कैसे देखना है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और उस पर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो पड़ा हुआ तो कॉन्जुगेशन माना जाएगा। तो यही देखो, यही चीज तो सिखानी है तुम्हें। ए हो गया सिस्टम, ये ए डबल बॉन्ड बी हो गया ये, और ये कोई सी आइटम हो गया, और सी आइटम पे तुम्हें लोन पेयर नेगेटिव चार्ज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी क्या ये सिस्टम उसी का है, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। मतलब इस मॉलिक्यूल को थोड़ा इस तरीके से बना सकते हो क्या, देखो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा इस तरीके से बनाए, ये यहां पे अगर ये कॉन्जुगेशन करेगा तो यहाँ पे ये H, यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उठ के कहां से लगे होंगे, यहां से लगे होंगे, और ये यहाँ पे क्या आ गया, या फिर ये बॉन्ड यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अब देखो समझो, अभी भी ये क्या था sp2, ये अभी भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता दिख रहा है, देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये क्या है sp2 है, ये क्या है, ये वाला भी sp2 ही है। मतलब वो लोग जो लगाकर आए एंटी एरोमेटिक नाइट्रोजन को sp2 समझकर, उनको क्या लगा अब हम सही है, लेकिन समझो हुआ क्या है, 1 पाई बॉन्ड 2, और ये भी तो डीलोकलाइज कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो कितने गए, 1 2 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि मॉलिक्यूल ये भी क्या निकला एरोमेटिक। और आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। आंसर क्या था करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एरोमेटिसिटी के सपोर्ट में। समझ आई ये चीज। आगे हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, एरोमेटिसिटी खत्म हो चुका है, थोड़े और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में, और आगे हम पढ़ेंगे फिर और इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब। आप अपने साथ देखिए, आप अपने साथ अब डाउट्स लाइए कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं यहाँ पर, तभी हम डिस्कस करेंगे। देखो आखिरी का टाइम चल रहा है बच्चों, तो आपको भी मोटिवेशन चाहिए, और हम आपके पास वीडियो बनाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो आप क्या करें, कमेंट की जगह भाई कमेंट नहीं चाहिए हमें, हमसे डाउट पूछें यहाँ पे आके, या फिर वीडियो में बताइए कि वीडियो की किस चीज की डिमांड है, ताकि भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स हैं फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के, वो यहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस देके आपको और अच्छा सिखा पाए। ठीक है, थैंक यू।